नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। एनडीए का मिशन 2024। जी हां, लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और वो भी एनडीए से छिटके सहयोगी दलों को साथ लाने की कवायद शुरू कर रही है और इसकी शुरुआत बिहार से करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को एनडीए की बैठक बुलाई है और इस बैठक में शामिल होने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के प्रमुख जीतनराम मांझी को न्योता दिया गया है। इस बात की लंबे समय से चर्चा है कि मांझी और चिराग फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वो लगातार अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी को अपना समर्थन देते हुए नजर आए हैं। बता दें आपको कि जीतनराम मांझी दलित समाज की राजनीति करते हैं और बिहार में करीब 16% दलित मतदाता हैं। बिहार में 6 लोकसभा और 36 विधानसभा सीटें दलित समुदाय के लिए सुरक्षित हैं। वहीं दलित वोट बैंक में से 6% वोट बैंक चिराग पासवान का पार्टी का एक अधिकार है। आपको बता दें कि इसलिए दोनों दलों का एनडीए में शामिल होना लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे में सवाल ये बनते हैं कि क्या चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को साथ लाने से बीजेपी को जातिगत वोट बैंक साधने की चुनौती कम होगी? क्या 18 जुलाई को होने वाली एनडीए बैठक में 24 की फाइनल फ्रेंड लिस्ट पर मोहर लगेगी? क्या चिराग पासवान से फिर रोशन होगा एनडीए? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और आप सब ने भी रह रहकर कई बार ये प्रश्न पूछा कि आप किससे गठबंधन करने जा रहे हैं। बहरहाल मैंने हमेशा इस मर्यादा को बनाए रखा कि गठबंधन की बातचीत जब तक गठबंधन के भीतर ना हो उसको सार्वजनिक करना गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ने के बराबर है। ऐसे में आप सब जानते हैं कि समय समय पर रह रहकर मुद्दों के आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। संभवतः बहुत जल्द बैठकों का कुछ दौर और चलेगा और उसके बाद जो भी अब ऐसे में आज के बड़े सवाल हैं कि क्या 18 जुलाई को होने वाली एनडीए बैठक में 24 की फाइनल फ्रेंड लिस्ट पर मुहर लगेगी? सवाल ये भी कि क्या चिराग पासवान से फिर रोशन होगा एनडीए?
और सवाल ये भी कि क्या बिहार में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का खेल जो है वो सफल होगा। चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का बड़ा पैनल जो है वो जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले अपने सारे मेहमानों का तारुफ मैं आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ विजय कौशिक साहब जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है वो जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। इनके अलावा जेपी लोहिया जो कि नेता है बीजेपी के, वो भी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। अरविंद वस्त जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे बिहार की राजनीति को, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ रुद्र प्रताप सिंह जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपसे भी पूरी राजनीति जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मेरे सहयोगी दीपक चौबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि 18 तारीख को दिल्ली में ही अहम बैठक है जिसका न्योता जेपी नड्डा की तरफ से चिराग पासवान को दिया गया है। फिलहाल इस बैठक को लेकर, इस न्योते को के बाद सियासत में हलचल कितनी तेज? बिल्कुल, और 18 तारीख को ये बैठक अशोका होटल में है और खुद, क्योंकि देखिए इससे पहले भी जो केंद्रीय राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, वो 2 बार चिराग पासवान से मिल चुके हैं, एक बार बिहार और फिर कल शाम को मुलाकात हुई है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि एक संगठन के बड़े नेता से मेरी आज से 3 महीने पहले बात हुई थी चिराग पासवान को लेकर, तो उन्होंने साफ कहा था कि जो 6% वोट जो बिहार में है उसमें से 5% जो वोट है वो चिराग पासवान के पास है, उनके चाचा के पास नहीं है। तो किसी ना किसी तरीके से उनको लाना है। और क्योंकि देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि जो पुराने एनडीए के दल हैं, चाहे वो अकाली दल हो या चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए या शिवसेना की बात की जा रही थी, पर शिवसेना अब अलग हो चुकी है, तो ये जो पुराने जो एनडीए के जो दल है उनको लाया जाए, ओम प्रकाश राजभर को यूपी से लाया जाए। तो इस तरीके से अब 2024 की जो रूपरेखा है वो बीजेपी लग गई है कि किस तरीके से 2024 में उसे पूरे विपक्ष के साथ अकेले नहीं एनडीए के बलबूते चुनाव लड़ना है। और ये जाहिर सी बात है, जब चिराग पासवान आएंगे तो जो पिछली बार जो नीतीश कुमार के साथ उन्होंने गठबंधन किया था वो ना होके अब चिराग पासवान के साथ गठबंधन किया जाएगा। जीतन राम मांझी जब 18 तारीख को वो आएंगे इस बैठक में, उसके बाद देखा जाएगा कि सीटों के बंटवारे को लेकर क्या है। पर जब ये बैठक होगी उसमें कौन कौन से दल और आ सकते हैं, क्योंकि देखिए अकाली दल का भी बड़ा चल रहा है कि अकाली दल भी शामिल हो सकती है। पर औपचारिक अगर बात की जाए तो उसने कई मंचों से कहा है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, हम एनडीए में शामिल नहीं होंगे। तो ये देखने वाली की बात होगी कि जब 18 तारीख को होटल अशोका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी तो आखिर और कौन कौन से दल होंगे जो पहुंचेंगे। और क्योंकि 2024 बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि एनडीए में जब शामिल होंगे तो उसका जो हमसफर होगा वो कौन होगा। हालांकि कुछ दूरियां थी, कुछ मजबूरियां हो सकती है कि जिससे दूरियां हो गई हो, पर अब पार्टी चाहती है, बीजेपी चाहती है, खुद प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो लोग उनके साथ चले गए थे वो दोबारा आए और साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़े। निदा, हाँ, तो दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब बीजेपी को भी ये बात अच्छी समझ में आ गई, भले चाहे जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो सिर्फ बीजेपी कहते हैं, लेकिन बाकी और जो दल है उनको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, जो कोशिश में विपक्ष फिलहाल नजर आ रहा है। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब बाकी रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में सबसे पहले अगर मैं आना चाहूँ अपने मेहमान के पास, तो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि जेपी लोहिया जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, जो कि बीजेपी के नेता है। जेपी लोहिया जी, क्या ये बात समझ में आ गई कि सबका साथ होगा तभी विकास होगा और एनडीए का विस्तार होगा, तभी चिराग मांझी से बात भी की गई है कि अकेले नहीं लड़ सकते? देखिए नीता जी, चिराग जी रामविलास जी के, स्वर्गीय श्री रामविलास जी के सुपुत्र हैं और रामविलास जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी का साथ रहे हैं। जीतन राम मांझी जी भी एक अच्छे नेता हैं और वो भी पहले एनडीए के साथ रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, दोनों बहुत अच्छे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश को ऐसे अच्छे नेताओं की बहुत जरूरत है। अगर अच्छे नेता किसी दल के साथ समर्थन में एक अच्छी सरकार भारतवर्ष के अंदर दें तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। और एनडीए के साथ में खाली मांझी जी या अपने चिराग पासवान जी नहीं, और भी बहुत अन्य सदस्य हैं, सभी मिलकर देश के अंदर एक अच्छी सरकार दें, देश के लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें और भारत को विश्व के पटल पर मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करें। ऐसी स्थिति भारतवर्ष के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें पूरे एनडीए का कुनबा एकजुट होकर के चुनाव लड़े। ठीक है विजय कौशिक जी, इस बात से चिराग पासवान जा रहे हैं वहां पर, और खासतौर पर अगर वोट बैंक की बात करें तो कांग्रेस को किसी तरह की कोई परेशानी, या ठीक है जिससे भी अगर जो भी दल या फिर जिनके भी दिल मिल रहे हैं बीजेपी से, अच्छी बात है कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो इन सब चीजों से खुश है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मोदी जी और भाजपा का जो डर है वो पूरे देश की जनता के सामने आ रहा है। मोदी जी समझ चुके हैं कि भाजपा का जहाज डूबने जा रहा है, इसलिए वो अपनी हर कोशिश कर रहे हैं। उसमें उनकी पहली और आखिरी कोशिश अब यही चल रही है
जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कल तक जब कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों के गठबंधन की कवायद की बात थी तो भाजपा कहती थी एक ठगबंधन की तैयारी हो रही है। तो अब भाजपा कौन से डकैतों का गिरोह तैयार करना चाहती है इस देश को लूटने के लिए, कि जिनको भ्रष्ट और बेईमान कहती थी आज उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। तो भाजपा का कौन सा नैतिक चरित्र है, कौन से ऐसे सिद्धांत हैं। भाजपा तो जो कहती थी कि हम हिंदू पार्टी हैं, आज वो हिंदू पार्टी अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम पार्टी बनना चाहती है। तो इसके लिए मैं मोदी जी और भाजपा को बधाई देता हूं कि जिनके चार ये बड़ी दिक्कत है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, बिना मुसलमानों की कोई बात पूरी ही नहीं हो सकती। अब अगर कुनबा भी बढ़ रहा है तो उसमें भी मुसलमान आ गए, अगर कोई इधर से उधर जा रहा है तो उसमें भी मुसलमान आ गए। ठीक है सर, ठीक है, कि एक एक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं, एक एक रिएक्शन फिर आगे बढ़ाएंगे। एक एक रिएक्शन ले दीजिए। दरअसल आपको बता दें कि दरअसल अरविंद वस्त जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद वस्त जी, आपको क्या लग रहा है कि अगर हम पूरे बिहार के समीकरण को समझें, बिहार की राजनीति को समझें और उसके बाद 2024 पर अगर हम नजर डालें तो कितना जरूरी है तमाम दलों का एनडीए के विस्तार के लिए साथ में आना? धन्यवाद नीला जी, मेरे को मौका देने के लिए, बोलने के लिए। आपकी बात बहुत सही है कि भाजपा के लिए बिहार और वैसे जितनी भी बड़ी स्टेट्स हैं, खाली बिहार तो नहीं बोलूँगा, सब बड़ी स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि ये बड़ी स्टेट्स हैं, यहाँ से सीटें ज़्यादा हैं। जितनी सीट जो जीत पाएगा आगे चल के गवर्नमेंट बनाने के लिए जादुई आंकड़े तक वही पहुँचेगा। तो बिहार अपनी इम्पोर्टेंस बहुत रखता है। चिराग पासवान जी भी इम्पोर्टेंस रखते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छी पकड़ है, लेकिन एक पर्टिकुलर जाति की है, लेकिन पकड़ है और एक क्षेत्र से वो काफ़ी अच्छी सीटें लाके दे सकते हैं अपनी पार्टी के लिए, जो यदि कुनबे में आती है तो उसका फ़ायदा डायरेक्टली एनडीए को होगा। ये एक बात है। साथ में अभी हो रही थी एचईएम की बात, मांझी जी भी आते हैं, वो भी एक विशेष जाति का साथ लेकर आते हैं। तो टोटल के अंदर क्या है, जो 54 सीटें हैं बिहार की, वो इम्पैक्ट रखती हैं और उसको जो ज़्यादा जीत पाएगा आगे चल के 24 के चुनाव में जो 272 का जादुई आंकड़ा है उसके ज़्यादा करीब पहुंच पाएगा। ये एक बात है। और खाली बिहार के प्रपेक्ष में अभी बात हो रही है, एग्री, लेकिन हमें पूरे इंडिया को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि वो स्टेट का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का राष्ट्रीय चुनाव है। और इसके अंदर अभी बात जो चल रही है, तो बीजेपी को भी समझ में आ रहा है ना कि सबको साथ लेकर ही हमें चलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आप देखिए जहां पर भी अगर वो जीत हासिल करते हैं या कहीं पर भी सरकार बनाते हैं तो हमेशा वो बीजेपी की जीत हो जाती है, वो नरेंद्र मोदी की जीत हो जाती है। किसी दल का कोई नाम नहीं आता कि किसके सहयोग से वो यहाँ पर पहुंचे। चलिए, रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। रुद्र प्रताप सिंह जी, आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं अरविंद वस्त जी की बात से? देखिए निदा जी, बीजेपी के लिए 2-3 ही स्टेट ऐसे हैं जहां उसको गठबंधन की जरूरत पड़ रही है। जैसे बिहार हो गया, यूपी में उसको बहुत छोटे छोटे गठबंधन के साथियों की जरूरत है। मध्य आप देखेंगे पंजाब में उसके पास अकाली दल आ ही जाएगा। और महाराष्ट्र में आपने देखा है कि ऑलमोस्ट उन्होंने दोनों पार्टियों को अपने अंदर ही ले लिया। तो अब जो मेन फोकस है बीजेपी का वो है बिहार पे। और बिहार में बीजेपी को देने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि बिहार में वो 15 से 20 सीटें अपने सहयोगियों को दे सकती है जो उनके नीतीश जी के पास पहले थी। तो इसलिए जो उनके सहयोगी या जो गठबंधन में आना भी चाह रहे हैं उनके लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि उनको जब सीटें लड़ने के लिए ज़्यादा मिलेगी तभी तो जीत की संभावना बनेगी। अब जहाँ जो महागठबंधन की बात करी जाए, महागठबंधन में अगर ये लोग जाते भी हैं तो इनको सीट ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ 3-4 बड़ी पार्टियां पहले से हैं और उनके सीटों के बंटवारे में इनका नंबर ही नहीं आएगा। अब जब जहाँ बीजेपी 15 से 20 सीट दे सकती है, वो चिराग पासवान को हो सकता है 6-7 सीटें दे दे। उसी तरह से जीतन राम मांझी को उम्मीद है कि मुझे 2-3 सीटें मिल जाती हैं। कुशवाहा जी भी इसी फिराक में लगे हैं कि मुझे अगर सीटें मिलती हैं तो हम भी उनके साथ चल लेंगे। तो बिहार में बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ है और उसी लिए लोग आ रहे हैं। अब उसी तरह से आप देखेंगे पंजाब में अकाली दल और बीजेपी अगर गठबंधन करती है तो उसमें भी अकाली दल को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि बीजेपी तो जिस स्थिति में है वही रहेगी। बिल्कुल। जेपी लोहिया जी, क्या डील हुई है आप तो बता दीजिए यहाँ पर। नहीं नीता जी, आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में डील कह रहे हैं? डील नहीं है। मैंने पहले भी बताया, आदरणीय रामविलास पासवान जी। डील शब्द मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा है कि इस ऑफर के बारे में वो सोचेंगे, उन्होंने भी कुछ भी फैसला नहीं लिया। रामविलास पासवान जी पहले भी एनडीए के गठबंधन के साथ थे और मैंने जैसा बताया आपको, चिराग पासवान जी बहुत अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं और निश्चित तौर पर जब एक युवा नेता देश में सेवा करने के भाव से आता है तो निश्चित तौर पर एक अच्छे गठबंधन के साथ जाने का प्रयास करते हैं। तो
ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। इस प्रकार की डील, ये शब्द कहना बिल्कुल गलत होगा निदा जी। ये केवल और केवल भारत के अंदर एक अच्छी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आने वाले 2024 में ये मैं नहीं कह रही सर, ये पूरे सोशल मीडिया पे हो रहा है, बाकायदा फोटो लग रहा है जेपी नड्डा का और चिराग पासवान का, उसके ऊपर लिख रहा हो गई डील, फाइनल डील, ऐसे ऐसे कई कैप्शन है जो मैं आपको बता सकती हूँ। चलिए ठीक है जी, आप कुछ कह रहे थे जरा, ठीक है विजय कौशिक जी आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन एक सवाल मैं अपना भी ऐड कर दूं, क्या वाकई में अगर बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है 2024 के लिए, ये टेंशन की बात नहीं है? ईमानदारी से बताइएगा विजय जी। नहीं नहीं, हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि बीजेपी के हाथ से एक बहुत बड़ा मुद्दा छिन गया। बीजेपी कल तक ये कहती थी कि भाई मोदी जी ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, इसलिए विरोधी एकजुट हो रहे हैं उनके। तो भाई आज भाजपा किससे डरी हुई है? भाई कल तक आप कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगाते थे कि भाई कांग्रेस मोदी जी से डरी हुई है, इसलिए क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा कर रही है। तो आज मोदी जी को किससे डर लग रहा है? राहुल गांधी जी से डर लग रहा है या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद में मोदी जी को डर लगना शुरू हुआ है? तो भाजपा को अपनी स्थिति तो स्पष्ट करनी पड़ेगी। अगर क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस के गठबंधन को एक ठगबंधन कह रहे हैं, तो अजीत पवार जैसे और जो दूसरे लोग हैं जिनको डकैत कहती थी भाजपा, आज उन डकैतों के साथ ये गठबंधन कर रहे हैं, तो ये डकैतों का गिरोह कहलाएगा या ये ठगबंधन कहलाएगा भाजपा का? कमाल है विजय जी, अगर उन्होंने अकेले चिराग पासवान को न्योता भेज दिया, चिट्ठी लिख दी, पत्र लिख दिया, तो आप कह रहे हो कि वो डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री तक डरे हुए हैं, और यहाँ पर आप तमाम दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार को पूरा जिम्मा सौंपा हुआ है, तो फिर ये क्या है? ये भी तो डर ही है ना फिर। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा मुझे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, विजय कौशिक जी, जेपी लोहिया जी, अरविंद वस्त जी, रुद्र प्रताप सिंह जी। एक छोटा सा तो लगातार एनडीए के मिशन 2024 पर हम बात कर रहे हैं। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है और सवाल जो है हमारा वो सबसे बड़ा यही है कि क्या 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में 24 की फाइनल फ्रेंड लिस्ट पर मुहर लगेगी, और उससे बड़ी बात यह कि क्या चिराग पासवान से फिर रोशन होगा एनडीए, और क्या बिहार में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का खेल जो है वो सफल होगा? तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार मेहमानों का पैनल मौजूद है। विजय कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है। विजय कौशिक जी, मुझे एक बात ये समझाइए, आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेक पर जाने से पहले भी आपने ये कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर लगातार आप आकर के आपकी तरफ से बयानबाजी क्यों हो रही है कि ये तो ठग बंधन है, ये तो ये है? होने दीजिए ना, एक दिक्कत क्या है? कोई सा भी बंधन है, बंधने दीजिए। नहीं, निदा जी देखिए, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही कहती है कि लोकतंत्र में सभी को काम करने का अधिकार है। अगर बीजेपी को गठबंधन करती है तो हमने कब उसके लिए ऐतराज किया? लेकिन हमें दुख जब होता है जब यही भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि भाई जो कांग्रेस जो गठबंधन करने जा रही है क्षेत्रीय दलों से, वो मोदी जी से डर की वजह से, सीबीआई ईडी के डर की वजह से, और ये एक ठगबंधन तैयार हो रहा है अपने आप को बचाने के लिए। तो वही बात हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, आप तो कहते हैं कि भी 400 पार और आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर आपको किसी ठगबंधन की जरूरत क्यों है? क्यों गठबंधन करना चाह रहे हैं आप? जाहिर सी बात है कि जब से मोदी जी को ये पता लगा है कि उत्तर भारत में इनकी स्थिति खराब है और इन्होंने दक्षिण की तरफ रुख किया और कर्नाटक में इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, अब मध्य प्रदेश हारने जा रहे हैं, राजस्थान हारने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ हारने जा रहे हैं, तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सदमे में है। इसलिए अभी उन छोटे छोटे दलों को भी गले लगा रहे हैं जिनको 2019 के चुनाव जेपी लोहिया जी, क्या बीजेपी का जो अब टारगेट है, ठीक है जवाब ले लेते हैं। जेपी लोहिया जी, क्या बीजेपी का जो टारगेट है वो अब ये है कि जैसे बिहार की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, बिहार से जो देखिए नीतीश जी तो आपके साथ आने से रहे अभी फिलहाल की जो मौजूदा स्थिति, हालांकि नीतीश जी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए मैं भी नहीं कह सकती कि 24 के आते आते क्या होगा, क्योंकि जो अभी तक उनका इतिहास रहा है। लेकिन क्या वाकई में जरूरत है, क्योंकि बीजेपी अकेले दम पर हमेशा से उसने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, 2024 में भी आएगा तो मोदी ही। तो लेकिन अब इन सब दलों की जरूरत कैसे पड़ रही, क्यों पड़ रही? क्या वाकई में ये लग रहा है बीजेपी को कि अगर सबके साथ नहीं आए तो सबका विकास नहीं कर पाएंगे? निदा जी, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ये दल थे और 2024 में जो 2019 में भी साथ थे, तो 2024 में अगर वो लोग साथ हैं तो कांग्रेस को इतना दर्द क्यों है? रही बात नीतीश बाबू की, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ये बोल चुके हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है पहले ही, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ना डरी है और भारतीय जनता पार्टी अकेले
303 सीट लेकर भारत में सरकार चला रही है, लेकिन हमेशा उसने अपने गठबंधन का, अपने सहयोगों 18 का तारीख के लिए जो मान न्योता और दिया सम्मान जा रहा है रखा उसमें क्या होगा फिर जी? 18 तारीख के लिए जो न्योता दिया जा रहा है, पत्र बकायदा लिखा जा रहा है, उस वो फिर न्योता किस लिए दिया जा रहा है? नहीं नीरज, देखो पहले से ही हम लोग पहले से ही साथ थे, और अगर किसी अच्छे नेता को, अच्छी पार्टी को अगर किसी को बुलाने का अगर न्योता दे दिया तो कांग्रेस को इतना दर्द क्यों हो रहा है? अभी कांग्रेस कह रही है कि हमें कोई डर नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को कि कांग्रेस को कोई डर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जमीन पर कहीं दिखती ही नहीं है, जमीन पर है ही नहीं। और बिहार की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है। मैं आपको आज यहाँ दावे के साथ कह रहा हूं, 2024 के अंदर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बहुत मजबूती से बिहार में ठीक है, सीटें आएंगी। ठीक है। अरविंद वत्स जी, क्या लग रहा है आपको, चिराग पासवान हो या फिर बाकी और छोटे छोटे दल हो, जरूरी या मजबूरी बीजेपी के लिए 2024 के लिहाज से? नहीं, मैं इसको इस तरह जोड़ूंगा। सॉरी, दो बड़े राजनीतिक दल हैं जो नेशनल पार्टीज हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। बाकी सब मोर लाइक रीजनल पार्टीज हैं। लेकिन बड़ा दल जो जीत कर आएगा, नंबर उसके पास होंगे। लेकिन क्या सपोर्ट में यदि छोटे दल आते हैं और उसको और बड़ा पंच देते हैं, जिससे मेन पार्टी को भी फायदा होता है और उनका भी फायदा होता है। और देखो, ये चीज दोनों तरफ हो रही है, ये नहीं कह सकते कि एक ही तरफ हो रही है, दोनों अपने प्रयास में लगे हैं। अब कौन अपना मैसेज राइटली पहुंचा पाएगा वो 24 में देखना है। लेकिन बीजेपी ने एक चीज जो थोड़ी सी रियलाइज करी है कि इनको भी साथ लेके यदि चले तो शायद फायदा ज्यादा होगा। फायदा तो हो रहा है, लेकिन ज्यादा फायदा इज द गेम पंच जो शायद कांग्रेस समझना नहीं चाह रही है। बिल्कुल। अरविंद वत्स जी, क्या लग रहा है, फाइनल फ्रेंड लिस्ट पर मोहर लग जाएगी 18 तारीख को? क्योंकि चिराग पासवान अभी भी ये कह रहे हैं कि हम पहले विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद में अपनी बात कहेंगे। नहीं, 18 तारीख को हो सकता है लग जाए, लेकिन ये शुरुआत है। और अब से लेके आप ईयर एंड तक, 2023 खत्म होने तक इस तरह की चीजें बहुत देखेंगे। थोड़ा सा इधर उधर होना, आना जुड़ना साथ, ये बहुत चलने वाला 24 तक चलता है, ये रहेगा सच्चाई है। बिल्कुल। रुद्र प्रताप सिंह जी, अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो सबसे पहले जो जातियों के मुखिया या फिर वोट बैंक की राजनीति जब कोई भी पार्टी करती है, सबसे पहले वो देखती है कि यहाँ पर जाति का वोट बैंक क्या है, क्या समीकरण यहाँ पर बैठ रहा है। तो बिहार में जिस जाति से अगर हम बात करें, पासवान साहब की बात है, चिराग पासवान, क्या उसको साधने के लिए एक ऐसा चेहरा लाना जरूरी था ताकि हमारी मजबूती, बिहार में मजबूती के साथ हमारी जो जगह है वो दर्ज हो सके? लेकिन निधा जी, बीजेपी ने प्रयोग बहुत पहले से किया हुआ है और उसका प्रयोग सफल हुआ है। अगर आप 19 में देखेंगे तो बीजेपी का जो गठबंधन था उसको 39 सीटें मिली थी। तो ये उनका प्रयोग बहुत पहले से है और उसी प्रयोग को बस वो आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो उनको एक डैमेज कंट्रोल कह सकते हैं नीतीश जी के जाने के बाद हुआ है, तो बस उसकी वो भरपाई करने के लिए जो जहां तक उनको हो सकता है वो चीज़ों को करेंगे। और उनको ये समीकरण बहुत अच्छे से पता है कि उनको कौन कौन सी चीज़ें बिहार में ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में, और उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। और उसीलिए आपने देखा होगा कि वहाँ जो लोग बहुत छोटे छोटे लोग हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि बीजेपी ने ये प्रयोग यूपी में भी किया है और वो सफल रही है, उसी तरह से उसने बिहार में, क्योंकि 19 में आपने देखा होगा ये साथ में ही चुनाव लड़े थे और उनको भी उतनी सीटें दी गई थी जितना उनको चाहिए था। वो बाद में अलग हुआ कि दोनों लोग अलग हुए, और उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी भी बीजेपी के साथ ही थे। तो ये समीकरण बीजेपी का बहुत पहले आजमाया हुआ समीकरण है और उसी के साथ वो बस आगे बढ़ रही है। और ये एनडीए के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि वो एक प्रदेश में कुछ सीटों के लिए गठबंधन कर रही है। अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमको कोई चिंता नहीं, तो वाकई चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता तो उसको होती है ना जिसको कुछ पाना है। अब ये गठबंधन में सबसे पिछले पावदान पर खड़े हैं नीतीश कुमार अगुवाई कर। विजय जी, आपकी बात पे क्या, विजय जी ऐसा है क्या, खोने के लिए कुछ है नहीं, पाना कुछ हमें है नहीं, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है? देखिए, पाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है और खोने के लिए क्या है हमारे पास। और मैं तो एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि हिमाचल और कर्नाटक चुनाव की हार के बाद ही मोदी जी को ये गठबंधन की राजनीति क्या सूझ रही है। इससे पहले तो इन्हीं दलों को उन्होंने दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया था। फिर अगर मोदी जी ये कहते हैं कि नहीं, तो आप तो मजबूती के साथ खड़े हैं ना, पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है 24 के लिए, तो दिक्कत क्या है? मोदी जी अगर किसी को भी शामिल करते हैं तो दिक्कत क्या है? आप तो मजबूत है ना। कांग्रेस की चिंता का ही पता नहीं, आप सुनिए ना, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि अगर विपक्ष इस काम को करता है तो वो ठगबंधन है। तो आज एक सत्ताधारी दल
जो ये कहता है कि भी वो अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में दोबारा से सक्षम है, वो गठबंधन कर रहा है, तो क्या है वो असली गठबंधन तो वो है, क्योंकि इनकी लूट में अब इनको लग रहा है कि जनता इन्हें चोट लगाने वाली है, वोट की चोट से हटाने वाली है सत्ता से, तो अब ये छोटे दलों का सहारा लेना चाहते हैं कि ताकि उस हार से बच जाएं। कल तक मुसलमान आतंकवादी था, मदरसों में जो आतंकी ट्रेनिंग होती थी, बुरके में सब आतंकवादी होते थे, आज उन सबको ये गले लगाने के लिए तैयार हैं। हमें गले लगाने से कोई एतराज नहीं है, हम तो शुरू से ही कहते थे भैया इन्हें भी गले लगाइए। जब मोदी जी ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को टिकट नहीं मिलेगी, तो ये दोहरा चरित्र क्यों? कांग्रेस जब अल्पसंख्यकों की बात करे तो बीजेपी ये प्रचार करती है तो हम तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जबकि जो अल्पसंख्यकों में वो हिंदू भी आते हैं, जैनी भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। तो ये जो बीजेपी जो ओछी राजनीति करती है, उसका कांग्रेस से बात की नहीं उनकी कभी भी। सर दिक्कत यही है ना, दिक्कत यही है चुनाव के वक्त में मुसलमान एक ऐसा वोटिंग परसेंटेज है या एक ऐसा वोट बैंक है जिसे चुनाव के वक्त में सबको याद आती है, क्योंकि हकीकत में सिर्फ चुनावी मुद्दा है और चुनाव के लिहाज से ही यूज इसका किया जाता है। शुक्र है आपने मान लिया कि मोदी सरकार जो है नहीं, मैं सब पार्टियों की बात कर रही हूँ, माफ करना सर, मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी नहीं, सबकी बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ सर, सबकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं करती, हमारे कुछ सिद्धांत हैं जिसके चलते हमारे लिए इस देश के जो मूल जो भाईचारा है, आपसी भाईचारा, एकता, अखंडता, इसके लिए हमारे देश के कई नेता कुर्बान हो गए कांग्रेस के। ठीक है, हम उन जेपी लोहिया जी, ठीक है, जेपी लोहिया जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं विजय जी, लेकिन साथ ही मेरा एक क्वेश्चन जेपी लोहिया जी से भी है, क्या वाकई में चिराग से ही रोशन होगा एनडीए का कुनबा? कांग्रेस का सबसे बड़ी जो दिक्कत है निदा जी, वो अभी उस राजशाही से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। 70 सालों में कांग्रेस राजशाही से बाहर नहीं निकल पा रही है, तभी कांग्रेस बार बार तुष्टीकरण की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से ही नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इस तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने का काम किया है, लोगों को जाति धर्म में बांटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और बहुत अच्छी देश के अंदर सरकार चल रही है। 2024 में मैं दावे के साथ निदा जी आपके यहाँ कह रहा हूँ, 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पिछली बार से भी 2019 से भी ज्यादा सीट लेकर के आएगी। ये कांग्रेस, इनको कुछ लेना नहीं है, इनको कुछ पाना नहीं है, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस है नहीं और जमीन पर भी होगी कहां से? अब उनका युवराज ही नहीं रहा, उनका युवराज खुद सजा भुगत रहा है। ठीक है, अरविंद बस इस दावे में कितनी सच्चाई आपको लग रही है कि एनडीए और बीजेपी अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी? नहीं होगी वाकई में किसी की जरूरत? नहीं, मैं भी थोड़ा अपना पर्सनल कई तरीकों से एनालिसिस करके ही आंसर देना चाहूंगा और मेरा करा हुआ है। यस, बीजेपी 19 के आसपास या शायद उससे थोड़ा ऊपर निकलती दिख रही है और एनडीए में जो ये कुनबा जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये नंबर्स बहुत बढ़ा देंगे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन शायद कांग्रेस वालों को ये सुन के अच्छा ना लगे, लेकिन सुकड़ने का काम कांग्रेस ही कर रही है, बीजेपी तो एक्सपेंड ही हो रही है। यही रीजन है कि कुछ फ्रस्ट्रेशन टीवी पे भी नजर आ रही है। रुद्र प्रताप सिंह जी, वाकई में बौखलाहट है, घबराहट है, क्या लग रहा है? लेकिन निदा जी, कांग्रेस को यही समझना होगा कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। वो विपक्षी गठबंधन के चक्कर में वो इतनी पिछली सीट पर जाकर के बैठ चुकी है। एक बताइए, नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए आगे आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, कांग्रेस उसको लीड नहीं कर रही है। कांग्रेस जो है, जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस वो सुन रही है और उसके साथ उसको लगता है कि नहीं, मैं 24 में बीजेपी को हरा दूंगा। तो ये बहुत बड़ी उसकी भूल है। उसको देख के सबसे पहले कांग्रेस को खुद से मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि जितने विपक्षी दलों को जोड़ रहे हैं ये सारे लोग तो इन्हीं के खिलाफ हैं। अगर चुनाव बाद हम कह रहे हैं कि चलिए चुनाव में लोग जीत भी जाते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे? और इस चक्कर में सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को इतनी कम सीटें देंगे कि जब कांग्रेस पूरे देश में चुनाव ही नहीं लड़ेगी तो जीतेगी कहां से? उसको अपनी तो सीटें चाहिए जीतने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, अरविंद जी कुछ कह रहे हैं? इसी लाइन को मैं आगे बढ़ाते हुए, कांग्रेस ने जितना भी मैदान खोया है उन्हीं लोगों के साथ जाके गठबंधन की बात करती है और फिर कुछ और बोला जाता है। आपको लगता है क्या टीएमसी कलकत्ते में, दिल्ली में 7 सीटें, कुछ होगा इसका? नहीं होगा। हो सकता है
हो सकता है कि यही सबसे पीछे रह जाए और सिर्फ बोलते ही रह जाएंगे टेलीविजन के। बिल्कुल ठीक है। विजय जी, एक सवाल आपसे मेरा ये है, देखिए जिस चिराग की रोशनी दिल्ली तक पहुंच गई, और तक नहीं लगता आपको कि अगर उस चिराग के नीचे आप भी थोड़ी सी रोशनी दिखा देते तो वो चिराग वही रोशन होता, आपके साथ ही जगमगाता, कितना अच्छा होता, एक दीपक और बढ़ जाता आपके कुनबे में? नहीं लगता कि कोशिश करनी चाहिए थी? सुनिए ना निदा जी, आपने सुना होगा घर को लगा दी आग घर के ही चिराग ने। तो ये चिराग तो भाजपा को ही जलाएगा। नहीं तो वो चिराग ऐसा कब करता है जब हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं? वो चिराग कब ऐसा करता है जब हमारी गलती से उस पर लात पड़ जाती है? वो चिराग कब ऐसा करता है जब गलती से उसको हम जलता छोड़ देते हैं? हाँ, उस चिराग का ध्यान रखना पड़ता है, वक्त वक्त पे उसमें तेल डालना पड़ता है, उसकी लोई को सही करके समेट के रोल के रखना पड़ता है सर। हाँ निदा जी, हाँ, जिस बंगले में रामविलास पासवान रहे थे उससे धक्का देकर एक तरीके से बाहर किया गया था चिराग पासवान को। वो गिड़गिड़ाते रहे बीजेपी सरकार के आगे कि उन्हें इसी बंगले में रहने दिया जाए, वो किराया देने के लिए भी तैयार है। नहीं था वो मौका आपके पास ये सब कुछ अपने पक्ष में करने का? नहीं था आपके पास वो मौका? आपको इतने सुनहरे मौके मिले हैं कि अगर वाकई में आपकी जगह कोई और पार्टी नहीं था वो मौका, आप बताइए। अच्छा, जो जिस मौके का जिक्र आप कर रहे हैं, नहीं था वो सुनहरा मौका आपके पास सब कुछ अपने हाथ में लेने का? बताइए, बात तो सुनिए। बोलिए बोलिए। ना तो हम खरीद फरोख्त का खेल खेलते हैं, ना ही हम मतलब इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं। हम अपने सिद्धांतों की राजनीति करते हैं और क्षेत्रीय दलों के बारे में हमारा सीधा सा कहना है कि जो क्षेत्रीय दल ये मानता हो कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में कुशासन के खिलाफ लड़ रही है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रही है, विदेशी कर्ज विदेशी व्यापार घाटा इन सब जरूरी समस्याओं के खिलाफ लड़ रही है, तो उन क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस का साथ देना चाहिए। लेकिन आपने बड़ा आरोप लगा दिया चिराग पासवान पे। जेपी लोहिया जी, क्या कीमत लगाई आपने चिराग पासवान की? नीरा जी, हाँ। दिल में हो आस्था तो सबसे है वास्ता। अभी कांग्रेस वाले भाई हमारे बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी मनसा है क्या? अब जमीन पर कहीं होनी, आप दिल्ली के अंदर अगर आप अपनी तुलना करें तो आप कहीं दिखते नहीं। अरविंद केजरीवाल आपके ऊपर बैठा है, अरविंद केजरीवाल आपके साथ जाने को तैयार नहीं है। आपकी बैठक होने वाली है बेंगलुरु में, आप वहां अरविंद केजरीवाल वहां नहीं जा रहे। टीएमसी आपको कलकत्ता में गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर आप है कहां? और एक बात और निदा जी, देश की जनता 2024 के अंदर आपको पूछेगी, कांग्रेस को पूछेगी, कोरोना काल के अंदर आप कहां थे? युवराज साहब कहां थे? आप राजशाही से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। बहुत अच्छी बात है, आप बैठे रहिए, देखते रहिए। देश के अंदर 2024 के अंदर मोदी जी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो यही बीजेपी के लोग कहते थे कि अटल बिहारी के मुकाबले कोई नहीं है, लेकिन कांग्रेस आई ना, सारी बाजी को पलट दिया। और जब 2014 से पहले बीजेपी कहीं नहीं थी, 2014 में वो बीजेपी सरकार बना गई केंद्र में, तो ये समय बदलते देर नहीं लगती। आज मोदी जी हो रही है, कल को राहुल गांधी। लेकिन समय ऐसा बदलेगा ये भी किसी ने नहीं सोचा था ना कि अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं रहेंगे, वो भी नहीं दिखेंगे, और कांग्रेस भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं दिखेगी। बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो घोटाले किए हैं, चाहे नमामि गंगे घोटाला, चाहे पीएम केयर्स घोटाला, चाहे स्वच्छ स्मार्ट सिटी घोटाला, चाहे वो विदेशी गलत बात नहीं, गलत बयानबाजी नहीं। आप घोटाले का आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, अरविंद जी, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, मैं तो लगाऊंगा, कर लो जो करना है आपको, प्रमाण के साथ, प्रमाण के साथ। ठीक है, एक सेकंड, आप नेशनल टीवी पर बैठ करके, नेशनल टीवी में बैठ करके, ठीक है, आप झूठी बात करेंगे, पर्सनल में जाइए, पर्सनल नेशनल टीवी में बैठ कर आप झूठी बात करेंगे। ठीक है, अरविंद जी, क्या लग रहा है आपको, सीटों का जो समीकरण है वो कैसे आपस में तय होगा? क्या लग रहा है कि अभी तो एकजुट हो जाएंगे, लेकिन 24 आते आते सीटों के बंटवारे पर सहमति असहमति सब निकल कर आएगी सामने? किस साइड के लिए बोल रही हैं आप ये बात? एनडीए के लिए या यूपीए के लिए? सबके लिए, सारी पार्टियों के लिए मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि अभी तो सब एकजुट दिखा रहे हैं अपने आप को। यूपीए से स्टार्ट करता हूँ। सबसे बड़ी समस्या यूपीए की आने वाली है, जहां जहां कांग्रेस सीट मांगेगी वहां उसी कुनबे के उन लोगों ने उसको साइड कर रखा है। तो क्या वो जगह देना चाहेंगे? और वो भी अपनी कॉस्ट पे, क्योंकि वो रीजनल पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आई बात भाजपा की। भाजपा भी राष्ट्रीय पार्टी है। कई जगह पे किसी स्टेट्स में ऐसा भी है कि वो शायद हल्की है, वहां पे वो किसी को आगे कर रही है, जहां पर है वहां पर अपने को रख रही है। इवन बिहार के अंदर वो क्या कर रही है, जहां पर कुछ
वो वीक है, वहाँ इस तरह चिराग पासवान या HAM को आगे लाके उन सीटों को समेटना चाहती है। ये फर्क है दोनों साइड के। रुद्र प्रताप जी, बस एक लाइन में 2024 में क्या सबके साथ ही आकर के कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तभी बन पाएगा या कोई अकेली एक क्लियर स्विप मारेगी? नहीं, बीजेपी के लिए ऐसा कुछ समस्या अभी दिखाई नहीं दे रही है 24 के लिए। कारण क्या है कि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। समस्या जो है ये गठबंधन की है, क्योंकि जैसे ही सीटों की बंटवारा की बात आएगी तो आप देखिएगा एक अलग तरह की भगदड़ मचने वाली है, और वो जैसे जैसे टाइम आएगा आपको दिखाई देने लगेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में जो उनका क्षेत्रीय नेतृत्व है हर प्रदेश का, जैसे दिल्ली में उनका जो नेतृत्व है वो कह रहा है कि नहीं, आम आदमी साथ नहीं करिए गठबंधन। पंजाब वाले कह रहे हैं कि आम आदमी से नहीं गठबंधन करिए, वहाँ TMC से नहीं करने के लिए मना कर रहे हैं। तो दिल्ली से राजनीति थोड़ी होती है, राजनीति तो वहाँ के जो ग्राउंड पे लोग होते हैं उनसे होती है। बिल्कुल अब उसकी जब आप नहीं बात रहे मान रहे हैं तो कैसे मैं वाइंड अप करना चाहूंगी, क्योंकि वक्त की कमी है, माफी भी चाहूंगी साथ में। तो हमारे साथ साथ जुड़ने के लिए विजय कौशिक जी, JP लोहिया जी, अरविंद वत्स जी और साथ साथ रुद्र प्रताप सिंह जी, आप चारों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि 18 तारीख को अहम बैठक है, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने अभी कहा है कि वो सोचेंगे, समझेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद में वो कोई जवाब देंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।